नमस्कार, मैं सीनियर प्रोफेसर डॉक्टर अंतिमा आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके चैनल नेचर अध्ययन में। तो आज हम शुरू करने वाले हैं यूजीसी नेट हिंदी साहित्य का यूनिट 1। ठीक, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है जिसमें हमने यूजीसी नेट हिंदी साहित्य के पूरे सिलेबस को डिस्कस किया है। पूरी 10 इकाई है, 10 इकाई को हमने डिस्कस किया है और सभी इकाई के अकॉर्डिंग आपको ऑथेंटिक किताब भी बताई है, पूरी बुक लिस्ट भी बताई है, आप उसको देख सकते हैं। उस वीडियो का लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और अपने टेलीग्राम चैनल पे जो ग्रुप हमारा है हम उसमें डाल देंगे, आप दोनों जगह जाकर के उसको देख सकते हैं। ठीक, तो हम बिना देरी किए सीधे स्टार्ट करते हैं यूनिट फर्स्ट। यूनिट फर्स्ट हमारा कौन सा है? हिंदी भाषा और उसका विकास। इसमें आप हिंदी भाषा के विकास को पढ़ते हैं, उसके स्वरूप को जानते हैं, दोनों तरीके से, एक व्यवहारिक स्वरूप भी पढ़ेंगे और उसका भाषिक स्वरूप भी पढ़ेंगे। ठीक, तो इससे पहले कि हम पढ़ें कि हिंदी भाषा और उसका विकास क्या होता है, पहले समझना जरूरी है कि भाषा क्या होती है, भाषा किसे कहते हैं। ठीक, तो भाषा क्या है? किसी भी समाज में एक दूसरे पर अपने विचार को प्रकट करने का जो साधन होता है ना, जो साधन होता है जिसके जरिए हम अपने विचार को दूसरों पर प्रकट करते हैं, वही जो इकाई है वही है भाषा। ठीक, अब इसकी परिभाषा अलग अलग विद्वानों ने भी दी है जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। सबसे पहले जो आते हैं वो है कामता प्रसाद गुरु। ठीक, कामता प्रसाद जी क्या कहते हैं? भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को दूसरों पर भली भांति प्रकट कर सकते हैं। क्या है? भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को दूसरों पर भली भांति प्रकट कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट विद्वान है वो है बाबूराम सक्सेना। ये कहते हैं जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा परस्पर विचार विनिमय किया जाता है समष्टि रूप से उसे ही हम भाषा कहते हैं। ठीक, इसी क्रम में अगले विद्वान हैं हमारे बाबू श्याम सुंदर दास। हिंदी के, हिंदी विषय के, हिंदी भाषा के, व्याकरण के अच्छे अध्येता है। बाबू श्याम सुंदर दास कहते हैं कि मनुष्य के बीच किसी भी वस्तु के विषय में अपने विचारों का आदान प्रदान करने के लिए जिन ध्वनि चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे ही हम भाषा कहते हैं। ठीक, तो हमने समझा कि भाषा किसे कहते हैं। उसके बाद अब हम आते हैं कि अब जैसा कि आपको पता होगा कि बहुत सारी भाषा हैं, विश्व भर में कई सारी भाषाएं हैं, लगभग 3000 से ज्यादा भाषाएं पूरे विश्व में बोली पढ़ी लिखी जाती हैं। ठीक, आज भी किसी न किसी प्रकार में यह अस्तित्व में है। उसमें से एक है हमारी हिंदी भाषा। अब हिंदी भाषा भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा है। सबसे ज्यादा हम क्या बोलते हैं भारत में? हिंदी भाषा बोलते हैं, इसलिए हम अपने हिंदी भाषा को अपनी मातृभाषा भी कहते हैं। 8वीं अनुसूची, संविधान की 8वीं अनुसूची में जिसमें 22 भाषा है उसमें से एक भाषा आपकी हिंदी भी है, इसलिए इसको राजभाषा भी कहा जा सकता है। अन्य सभी भाषा, अन्य 21 राजभाषाओं के साथ हमारी हिंदी भी राजभाषा है। ये हो गई आपकी कुछ फंडामेंटल बातें जो कि प्रश्न कभी कभी इनसे भी बनता है। अब आते हैं हम इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, कहाँ से निकली ये हिंदी भाषा का जो बीज है वो कहाँ से निकल के आया। इतने वैश्विक परिवेश में हमने देखा कि लगभग 3000 से भी ज्यादा भाषाएं हैं, उसमें हमारा हिंदी जो है वो कहाँ से निकल के आया है? आप जानते हो कि ये पूरे विश्व भर में 13 परिवार हैं, 13 भाषा परिवार है, 13 भाषाएं नहीं है, 13 भाषाओं का जो है वो परिवार है। जैसे कि द्रविड़ भाषाएं, चीनी भाषाएं, सूडानी परिवार, ऐसा ऐसे। अब द्रविड़ में ऐसा नहीं केवल एक भाषा है, द्रविड़ में अलग अलग तरह की भाषाएं हैं, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, इस तरह से भाषाएं। एक परिवार में भी आपको
कम से कम हजारों भाषाएं मिलेंगी। उसी प्रकार हिंदी क्या है, वो भारोपीय परिवार में आने वाली भाषा। हिंदी क्या है, भारोपीय परिवार में आती है। भारोपीय परिवार क्या, भारत प्लस यूरोपीय। जो भारत और यूरोप के कुछ जगहों पे बोली जाने वाली जो भाषा परिवार था, जिसमें उस प्रकार के एक ही प्रकार के जिसमें लक्षण और तत्व पाए गए, उसको एक ग्रुप में रख दिया गया, तो भारत प्लस यूरोपीय है। इसके अन्य नाम भी हैं, इंडो जर्मन, आर्य परिवार और भारत हित्ती भी कहा जाता है। ठीक, अब भारोपीय जो परिवार था, इसमें भी कई तरह की भाषा है। इसको भी दो भागों में विभाजित किया गया कि पहला शतम, दूसरा है केतुम। केतुम से हमारा बहुत ज्यादा कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हमारे हिंदी का उससे कोई बहुत लेना देना नहीं है। हमारा लेना देना किससे है, शतम से। शतम, इसके भी 4 भाग थे। 4 भाग में पहला भाग जो था वो है भारत और ईरानी। अब आपको थोड़ा सा ज्योग्राफी अगर आपके दिमाग में है तो पूरा जो भारत का नक्शा जब आप बनाते हो, ठीक है, यहाँ तो भारत का नक्शा जब बनाते हो तो आप यहाँ देखोगे थोड़ा सही नहीं बन रहा है, इस पे मत ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो ये आपका भारत का नक्शा और पूरा यहाँ का जो है वो ईरान प्रदेश, तो वो आसपास का इलाका है। ठीक, तो आसपास के इलाकों को जब आप देखते हो तो समझ में आता है कि इसके लक्षण उदाहरण भी एक जैसे होंगे। तो ये जो परिवार है भारत और ईरानी एक में ही आया। एक में, अब इसको भी हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं। पहला ईरानी भाषा परिवार, और उसमें फिर दूसरा दरद, और तीसरा है भारत, या इसी को भी भारतीय आर्य भाषा कह सकते हैं। भारतीय आर्य भाषा। ठीक है, अब यहीं से हमारा जो भारतीय आर्य भाषा है उसकी शुरुआत होगी। इसको तब तक आप सब एक देख सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आपके लिए अगर फायदेमंद है। ठीक है, अब हम अपने नेक्स्ट फ्लो चार्ट पर आते हैं। अब भारत में भाषा जो है वो प्रवेश कर गई है पूरे विश्व की यात्रा तय करते हुए। अब भारत में हिंदी भाषा किस प्रकार से फली बढ़ी भूली ईसा के पूर्व से लेकर के ईसा के पश्चात तक, और आज हमारे आपके सामने हिंदी और हिंदी की तमाम बोलियां का जो आती हैं उसकी विकास यात्रा भारत में कहाँ चली, अब हम आगे देखेंगे। ठीक, तो हमने यहाँ देखा था कि हमारी भारतीय आर्य भाषा आ गई है। ठीक है, अब इसको हम 3 भागों में विभाजित करते हैं। पहला है प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, मैं शॉर्टकट में लिख रही हूं, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा। दूसरा है मध्य भारतीय आर्य भाषा, और तीसरा है आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। ठीक, अब ये क्योंकि हमने एक लंबी यात्रा तय करी है, कब से स्टार्ट होगी, ये होगी लगभग 2000 ईसा पूर्व से, 2000 ईपू से। ठीक है, अब कहीं कहीं ये 1500 भी देता है, कंफ्यूज नहीं होना है। 2000 या 1500 ईपू से स्टार्ट होगा, और कब तक चलेगी, ये चलेगा आपका 500 ईपू तक। ठीक, ये हम कालक्रम के हिसाब से विभाजन करेंगे। जो पूरा विभाजन हो रहा है होता है ना, वो होता है कालक्रम के हिसाब से। आपके अध्ययन की सुविधा के लिए कालक्रम के हिसाब से ये पूरा विभाजन किया गया है। ठीक, तो ये हो गया आपका 2000 या 1500 ईपू से 500 ईसा पूर्व तक। अब हम आएंगे मध्य भारतीय आर्य भाषा का काल क्या था, ये था 500 ईपू से 1000 ईस्वी तक। ठीक, 500 ईपू से ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक। अब उसके बाद आधुनिक काल कब चला, 1000 ईस्वी से अब तक यह चलता आ रहा है। मतलब लगभग हमने 1500 साल की यात्रा यहाँ भी करी है, 1500 साल की यात्रा यहाँ भी करी है, और ये यात्रा तो निरंतर आज तक चल रही है। ठीक, तो अब इसमें हमने अपने हिंदी को खोजना है कि जो आज की जो आपके सामने जो मानक हिंदी है
वह कहाँ से निकली है। तो वो यात्रा कैसे होगी, हम पहले डिवाइड करेंगे कि प्राचीन भारतीय आर्य भाषा में क्या था भाई। इसमें भी अलग अलग, एक लंबा 1500 का समय है, तो इसमें भी एक कल्चर आया होगा। तो इसको हम दो भागों में समझते हैं। दो भाग क्या है, दो भागों में ये पूरी चली थी। कौन सी थी, पहली थी वैदिक, ठीक, दूसरा है लौकिक। तो वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत, ठीक। वैदिक संस्कृत को माना जाता है ये लगभग आपकी चली है 1500 से 800, 1500 से 800 या 2000 से 800 ईपू, ठीक। अब लौकिक संस्कृत कब तक चलेगी, जितना बचा है 800 से आपकी 500, मतलब लगभग 300 साल चला है। इतना तक आपकी ये वैदिक संस्कृति और लौकिक संस्कृति की यात्रा तय हुई है। उसके बाद हम आते हैं मध्य भारतीय आर्य भाषा। इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, इसको ध्यान से आप देखेंगे। इसको हम 3 भागों में विभाजित करेंगे। 3 भाग, पहला है पाली, दूसरा है प्राकृत और तीसरा है अपभ्रंश, ठीक। इसको कहीं कहीं आप कह सकते हैं यह प्रथम प्राकृत, द्वितीय प्राकृत और तृतीय प्राकृत नाम से भी ये भाषाएं ये जानी जाती हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना है, यदि कहीं प्रथम प्राकृत, द्वितीय प्राकृत और तृतीय प्राकृत का नाम आया तो ये इन्हीं को कहा गया है, ठीक। अब इनका काल समय क्या था इसमें बता दूं, ये 1500 साल में, आप एकदम 500 500 डिवाइड कर लो, ज्यादा नहीं करना है। इसमें जैसे 500 ईपू से ये चला है आपका 1 ईस्वी तक, प्राकृत आपकी चली है 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक, अपभ्रंश चला है 500 से आपका 1000 ईस्वी तक, ठीक। ये यात्रा यहाँ तक स्टार्ट हुई है। अब हम आते हैं आधुनिक में। तो आधुनिक यात्रा तो लंबी चल रही है, जितनी भी बोलियां हैं हिंदी की, जो पूरा विकास चलेगा वो पूरा लंबा चलता रहेगा। इसको हम डिटेल में आगे बढ़ेंगे, ठीक। तो ये सामान्य एक फ्लो डायग्राम के हिसाब से आप समझ सकते हैं कि कितना जो पूरा लंबा जो काल पूरा चला है हिंदी साहित्य के भाषा का, वो यहाँ से स्टार्ट होता है और यहाँ तक चल रहा है। इसको अभी हम हर एक चार्ट को डिटेल में समझेंगे, तब तक आप इसका अगर चाहें तो स्क्रीनशॉट या फोटो जो भी लेना करना चाहते हैं देख सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर अगर आप देखें तो ये लंबी यात्रा चली है भाषा के। वैदिक संस्कृत जो है, वैदिक और लौकिक, ये बहुत ज्यादा इसका हमारे हिंदी में बहुत ज्यादा या कह सकते हैं योगदान नहीं है। मतलब योगदान तो है मगर बहुत ज्यादा उसका प्रभाव नहीं रहा है, डायरेक्ट कोई प्रभाव नहीं रहा है, इसलिए इसको हम बहुत कम पढ़ते हैं। इसमें सामान्यतः जितने भी प्रश्न आते हैं आप बहुत कम ही इससे आएंगे। लेकिन आप समझ सकते हो कि वैदिक संस्कृति और लौकिक संस्कृति क्या थी हमारे यहाँ। तो वैदिक संस्कृति किसकी भाषा है, जो ज्यादा परिनिष्ठित रही है, जैसे कि उपनिषदों की भाषा, वेदों की भाषा, पुराणों की जो भाषा रही है वो वैदिक संस्कृति की भाषा रही है। लौकिक संस्कृति जो उच्च वर्ग या परिनिष्ठित वर्ग के बाद जो सामान्य वर्ग जो बोली की जो होती थी वो होती थी लौकिक संस्कृति। कह सकते हैं कि जो वाल्मीकि की रामायण है वो लौकिक संस्कृत का एक उदाहरण है। तो ये इस हिसाब से आप इसको समझ सकते हैं। अब हम आते हैं आपके जो मेन मुख्य पॉइंट जहां से शुरू होता है, जिससे प्रश्न भी बहुत ज्यादा बनते हैं, वो है आपका मध्य भारतीय आर्य भाषा। मध्य भारतीय आर्य भाषा, ठीक। अच्छा खासा एक इतिहास रहा है हिंदी भाषा को खड़ा करने में। इसमें 3 हमने देखा था जो इम्पोर्टेंट है। पहला पाली, दूसरा प्राकृत और तीसरा क्या है, अपभ्रंश, ठीक है।
अब हम इन तीनों को समझते चलते हैं। ठीक है, तो इन सब का समय जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया है, इसका समय क्या है? जो पूरा समय है वो है 500 ईपू से 1000 ईस्वी। ठीक, तो पाली की क्या समय सीमा आती है? वो है 500 ईपू ईशा पूर्व से 1 ईस्वी। ठीक, इस समय सीमा में आती है। पाली, पाली बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पाली को प्रथम देश भाषा भी कहा जाता है। प्रथम देश भाषा भी कहते हैं। पाली क्या है? प्रथम देश भाषा के नाम से भी पाली को जाना जाता है। दूसरा इंपॉर्टेंट बात क्या है कि पाली को बुद्ध के उपदेशों की भाषा कहते हैं। बुद्ध के उपदेशों की पहला जो किताब है जहां से पाली के बारे में पढ़ा, पाली को जाना गया कि पाली एक भाषा है, उसका क्या नाम है? दीपवंश। दीपवंश नामक एक किताब है, पुस्तक है, जो पाली भाषा में लिखी गई है। और इसी के हिसाब से पाली का एक और नाम है जिसको कहा जाता है बुद्ध चरित। ठीक है, अब इसके जो अध्ययन स्रोत हैं कहाँ कहाँ से मिलती है, किन जो लिखा गया, तो इस ज्यादातर आप अगर जो बुद्ध के उपदेश हो हैं, बुद्ध के साहित्य हैं, वो पाली भाषा में ही लिखे गए हैं, जिसमें जो पिटक हैं, त्रिपिटक, वो पाली भाषा में लिखे हैं। सुत्त पिटक, विनय पिटक, धम्म पिटक, ये तीनों जो हैं वो पाली भाषा में लिखे गए हैं। इसके अलावा जातक कथाएं जो हैं, जातक कथाएं वो भी पाली भाषा में ही लिखी गई हैं। ठीक, तो पाली भाषा मतलब कहीं ना कहीं बुद्ध की भाषा है यह, और प्रथम देश भाषा है। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट अभी पाली भाषा के बारे में हम जानते ये है, और इससे ही विकसित होगी आगे आपकी चल के प्राकृत। ठीक, प्राकृत का क्या है आप देख सकते हो। प्राकृत को की जो समय सीमा है वो आप जान, हमने पहले भी पढ़ा, वो है 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक, लगभग 500 साल इसका भी चले। प्राकृत बहुत आम समान आम जन लोगों की भाषा थी। प्रकृति मतलब सरल, सरल भाषा है, साधारण जन लोगों की भाषा, इसलिए इसे जन भाषा भी माना गया। ठीक है, प्रकृति का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। प्रकृति से ही आपके अपभ्रंश के जितनी भी हिंदी है, जितने भी प्रकार के प्रकार हुए, उसके भाग निकले, वो इसी से हुए। इसमें आते आते तो जो तत्समीकरण है, संस्कृत का जो तत्समीकरण है वो कम होता गया। तो यह इसकी एक और विशेषता है, न्यून तत्समीकरण है। ठीक, जो प्राकृत के भेद हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है। यही से भेद होता है आपके हिंदी का। इसके भेद में जो इम्पोर्टेंट है वो है आपका सौरसेनी, दूसरा है मागधी, अर्धमागधी, ब्राचड़, खस, केकय, इसके अलावा महाराष्ट्री, और कई सारे भाग आपके प्राकृत में देखिए। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पे सौरसेनी, मागधी और अर्धमागधी, यहाँ आपका जो अपभ्रंश की भी हिंदी है, जो हिंदी की यात्रा है, वो यहाँ से कहीं ना कहीं शुरू हो जाती है। ठीक, सौरसेनी क्या?
सूरसेन मतलब मथुरा के आसपास की जितनी क्षेत्र है उसके आसपास की भाषा जो है वो आपके सौरसेनी के कही, मतलब जितनी जगहों पर मध्य भारत में, उत्तर भारत में जितनी जो मथुरा के आसपास में जो उस समय बोली जा रही थी आम जन की भाषा, देखो क्या हो रहा था, जो मेन भाषा उस समय रहा करती थी संस्कृत, वो मेन स्ट्रीम की भाषा थी, कुछ लोगों की भाषा थी, और आम जन लोगों की जो भाषा थी वो जो मेन स्ट्रीम की भाषा, जैसे लौकिक संस्कृति, जो वैदिक संस्कृति है वो मेन लोगों की भाषा थी, उसके बाद जो अन्य लोगों की भाषा थी वो लौकिक संस्कृति थी। तो जो कम लोगों की भाषा होती है ना वो कहीं ना कहीं सिमटती चली जाती है, और जो ज्यादा लोगों की भाषा है, जो जन भाषा है, वो धीरे 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 आपके मेन स्ट्रीम में आती जाती है, क्योंकि वो ज्यादा लोग बोलते हैं, उसमें अगर लिखा समझा जाएगा तो ज्यादा लोग उसको पढ़ेंगे, लिखेंगे, समझेंगे। तो जो मेन स्ट्रीम की भाषा है वो कहीं ना कहीं किनारे चलती गई, हाशिए पे जाती गई, और जो आम लोगों की भाषा थी वो धीरे 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 मेन स्ट्रीम की भाषा में आई। यही होगा आपके लौकिक संस्कृति के साथ भी। पाली उस समय आम लोगों की भाषा थी, जो आम लोग उसमें पढ़ रहे थे, जान रहे थे। अब पाली धीरे धीरे मेन स्ट्रीम की भाषा आएगी, क्योंकि बुद्ध ने उसी में उपदेश दिए। बुद्ध ने पाली में उपदेश क्यों दिया? क्योंकि वो जानते थे यह गांव के लोग भी जानते हैं, यह आम जन समाज के लोग भी जानते हैं, इसलिए अगर इस भाषा में मैं उपदेश दूंगा तो ये आम लोगों तक पहुंचेगा। तो जब बुद्ध ने इस भाषा को अडॉप्ट किया, अपने को बोला, तो ये भाषा अपने आप में ही विशिष्ट हो गई। तो जब यह विशिष्ट होती है, जब विशिष्ट होगी, तो जाहिर सी बात है ज्यादा लोगों का अधिकार होगा और आम लोगों से दूर होगी। आम लोगों से दूर होगी तो धीरे धीरे बाहर होती जाएगी, और ऐसे में एक और जनभाषा जो फिर आम लोग जो बोल रहे थे, वो आपकी प्राकृत जो है वो धीरे धीरे अपना व्यवहार बड़ा करती जाएगी। और प्राकृत का व्यवहार इतना ज्यादा बड़ा हो गया कि अब प्राकृत उसी में डिवाइडेशन अलग अलग होता है। कैसे? क्षेत्र के आधार पर। ये जितना भी डिवाइडेशन, जितना भी भेद आप प्राकृत का देख रहे हो, ये किस आधार पे है? क्षेत्र के आधार पर है। उसी में सबसे पहले हम देखेंगे शौरसेनी। मथुरा, सूरसेन आसपास की भाषा है। मागधी, मगध क्षेत्र की भाषा। अर्धमागधी, चूंकि अर्धमागधी मगध क्षेत्र और मथुरा दोनों के बीच में, दोनों का कुछ ना कुछ गुड़ आ रहा था, इसलिए उसको अर्धमागधी कह दिया गया। अब आती है महाराष्ट्री। अब जान रहे हैं मराठी, मराठा साइड की भाषा है। ब्राचर इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि इसको अपभ्रंश पूर्वजा भी कहते हैं। इसको क्या कहेंगे हम? कहा गया है, इसको इंपॉर्टेंट है, नोट करने लायक भी है। इसको कहते हैं अपभ्रंश पूर्वजा। ठीक, प्राचर को कहते हैं। खर्च, सिंधी वगैरह जितनी भाषाएं निकली वो इससे निकली। महाराष्ट्री मराठी निकली, ठीक है। पाकिस्तानी लहदा, जो उस समय कैकेयी प्रसिद्ध, कैकेयी जो क्षेत्र था उस तरह की जो पूरी भाषा थी वो है आपकी कैकेयी भाषा। अब इसमें हमें जो इम्पोर्टेंट है वो है शौरसेनी, मागधी, अर्धमागधी। तो अब हम इसको वापस से डिटेल से पढ़ेंगे और उसी के साथ हम समझेंगे अपभ्रंश को भी। इससे पहले आप इसको स्क्रीनशॉट पे लेना चाहते हो तो ले सकते हैं, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे आगे शौरसेनी, अर्धमागधी और मागधी, और यहीं से हम अपने हिंदी का भी विकास देखते हुए चल रहे हैं, ठीक। तो हमने देखा कि प्राकृत से ही ये सारी उपभाषाएं निकल रही हैं, जिसमें आपकी है जो इम्पोर्टेंट है वो है प्राकृत, या द्वितीय प्राकृत भी इसको कहते हैं। शौरसेनी, अर्धमागधी और मागधी, ठीक है। अब देखो, इसका कोई कालक्रम अलग अलग नहीं है, ये एक ही कालक्रम में अलग अलग क्षेत्रों में बोली जा रही थी। पहला हम देख रहे हैं शौरसेनी। शौरसेनी, जैसा कि हमने पढ़ा, मथुरा और सूरसेन के आसपास के जो इलाके थे वहां पे हम शौरसेनी देख रहे थे, बोली जा रही थी। इसके अलावा हम अगर हम देखें कि तो इसकी विशेषता ये है कि ये अश्वघोष, जो संस्कृत नाटक लिखा गया था उसमें इसकी प्राचीनतम झलक दिखती है, ठीक है। अश्वघोष में इसकी प्राचीनतम झलक दिखती है। दूसरा, संस्कृत के गद्य की जो भाषा था, संस्कृत नाटकों के जो गद्य की भाषा थी वो शौरसेनी ही थी।
संस्कृत नाटकों के गद्य की जो भाषा थी वो है सौरसेनी आपकी। तीसरा, इस उस समय सौरसेनी मानक भाषा के रूप में भी प्रतिष्ठित हो रही थी। उस समय मानक भाषा थी आपकी, और इसी से अगर अभी आप आगे देखेंगे कि इसी सौरसेनी से आपकी खड़ी बोली, ब्रज और तमाम जो भाषाएं हैं जो मेन स्ट्रीम में धीरे धीरे आती जाएंगी, वो सारी आपको मैक्सिमम जो है वो सौरसेनी से दिखाई देंगी। अर्धमागधी पर आते हैं, तो अर्धमागधी क्या है? ये है आपके मगध और सूरसेन के बीच में। मैक्सिमम जैन साहित्य जो है वो आपको, जैन साहित्य में इसकी जो झलक है, भूमिका है, वो आपको ज्यादा दिखाई देती है। मागधी, मगध क्षेत्र के आसपास बोले जाने वाली भाषाएं जो है वो मागधी के अंतर्गत सभी बोलियां आ गई। इसमें कोई प्राचीनतम रचना नहीं हुई है। हाँ, अश्वघोष में, इसमें कोई संस्कृत में रचना कोई नहीं की गई थी। अश्वघोष में इसका कहीं न कहीं प्राचीनतम रूप दिखाई देता है। ठीक है, तो वहां से आप देख सकते हो इसमें ये चीज दिखती है। तो ये आप देख सकते हो, ये एक सामान्य से रूपरेखा है। अभी इसी में से, यही तीनों में से आप अगला जो हिंदी का वर्तमान रूप का जो विकास है वो देखेंगे। उससे पहले हमारी जो इकाई छूट गई थी, हम अभी जान लेते हैं अपभ्रंश के बारे में। अपभ्रंश आपने भी देखा, भारतीय आर्य भाषा के चरण में पाली प्राकृत के बाद तीसरा था अपभ्रंश। अपभ्रंश, अपभ्रंश जैसा कि नाम से लग रहा है, अप और भ्रंश दो चीजों से मिला है। इसको कहा गया जो गिरा हुआ, ठीक है, भ्रष्ट। जो जब भाषा अपने मेन आचरण से थोड़ी गिर गई, भ्रष्ट हो गई, उसमें तमाम तरह के मिलावटें आ गई, तब आपके अपभ्रंश जो है, इस विकास का, इस भाषा का विकास हुआ। लेकिन अपभ्रंश का बहुत महत्वपूर्ण रोल है आपके हिंदी भाषा के विकास में। ठीक है, समय सीमा आप जान रहे हो, इसकी समय सीमा क्या थी, हम उसमें पढ़े हैं 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। ठीक, संस्कृत के बहुत सारे विद्वान जैसे पतंजलि, हेमचंद्र आदि ने इसे भ्रष्ट भाषा माना, भाषा माना। वही हिंदी के एक विद्वान हैं सुनीत कुमार चटर्जी। ठीक है, ये क्या कहते हैं, यह अपभ्रंश, अपभ्रंश केवल भाषा के विकास की एक स्थिति है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। यह प्रश्न आएगा भी कि सुनीत कुमार चटर्जी क्या कहते हैं कि अपभ्रंश केवल एक भाषा के विकास की केवल स्थिति मात्र थी, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। ठीक, इसके अध्ययन के स्रोत क्या क्या है? शिलालेखों पर अपभ्रंश के बारे में पता चलता है। इसके अलावा संस्कृत में जो निम्न पात्र हुआ करते थे, संस्कृत के नाटकों में जो निम्न पात्र हुआ करते थे, संस्कृत के नाटकों के निम्न पात्रों की भाषा आपके अपभ्रंश ही होती थी। ठीक, तो ये अपभ्रंश अभी विकसित हो रहा है। अपभ्रंश से ही निकलेगी अबहट। अबहट का स्वरूप हिंदी साहित्य में इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो प्राचीन हिंदी साहित्य अगर आप देखोगे, जैसे जो प्राचीन कवि हैं आदिकाल में, आपके अमीर खुसरो हो गए, विद्यापति हो गए, इनका जो साहित्य है, विद्यापति की पूरी कीर्ति लता आपका पूरा अबहट में ही है। अमीर खुसरो के भी बहुत सारे पद हैं, वो आपके अबहट में ही है। अबहट का जो समय है वो लगभग 12वीं-13वीं शताब्दी के समय है। ठीक, 12वीं-13वीं सदी।
अब ये जो अवहट है और अपभ्रंश है, ये एक दृष्टि से और इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अवहट और अपभ्रंश ने हिंदी को वियोगात्मक भाषा बनाया है। क्या बनाया है? वियोगात्मक भाषा। उससे पहले ठीक है, उससे पहले हिंदी क्या थी? मतलब उससे पहले संस्कृत। संस्कृत क्या थी? संयोगात्मक। संस्कृत संयोगात्मक है। क्यों? क्योंकि आप देखो कि संस्कृत में किसी भी प्रकार के विभक्ति चिन्हों का प्रयोग नहीं अलग से होता था, वह शब्द के साथ मिलकर के प्रयोग होती थी। जब अपभ्रंश और अवहट आए तो इन्होंने परसर्गों का प्रयोग ज्यादा यहाँ पर हुआ। अब कर्ता से, कर्म से, क्रिया से अलग परसर्ग चिन्ह ने, को, का, के, की, ये सारे शब्द का प्रयोग धीरे धीरे बढ़ने लगा। अपभ्रंश में केवल ही परसर्ग का प्रयोग ज्यादा मिलता है, लेकिन अवहट तक आते आते जो परसर्ग हैं वो कहीं ना कहीं थोड़ा और ज्यादा यूज होने लगे, और जो भाषा थी वो संयोगात्मक से वियोगात्मक भाषा में भी आ गई। क्योंकि आपकी हिंदी कैसी भाषा है? हिंदी एक वियोगात्मक भाषा है, हिंदी संयोगात्मक भाषा नहीं है, जबकि संस्कृत संयोगात्मक भाषा थी। ठीक है, तो एक लंबी यात्रा पूरी हमने देखी संस्कृत साहित्य से अवहट तक। अवहट के बाद पुरानी हिंदी आती है, अवहट से ही कहीं ना कहीं पुरानी हिंदी निकलती है। अवहट के बड़े विद्वान हैं, ज्योतिरेश्वर ठाकुर भी अवहट के बहुत अच्छे विद्वान रहे हैं, जिन्होंने अवहट में लिखा है। तो ये जो यात्रा है, अगर इसको आप ग्राफ में देखोगे तो सबसे पहले क्या है? वैदिक, फिर लौकिक, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट, फिर यहाँ आ जाते हैं आपके पुराने हिंदी, इससे आपके फिर निकलती है हिंदी। ठीक, तो हमने यहाँ तक की यात्रा अभी तक देखी कि कैसे हिंदी तमाम परिस्थितियों से निकल निकल करके अवहट से पुराने हिंदी में प्रवेश कर गई है। तो ये ग्राफ एक बार आप देख लीजिए। समय सीमा की पहले ही हमने सबके समय सीमा बता दी है। ये ग्राफ अगर यदि आप बनाना चाहते हैं तो इसमें आप समय सीमा सबकी मेंशन करते हुए चलेंगे, तो चीजें जितनी बार लिखोगे उतनी बार ज्यादा याद होगी। तो ध्यान से देख लें और लिख लें। ठीक है, अब हद तक हमने देख लिया था पुरानी हिंदी। पुरानी हिंदी नाम किसने दिया है? पुरानी हिंदी नाम दिया है हिंदी के बहुत अच्छे कहानीकार, जिनका नाम है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ठीक है, मैक्सिमम जैन साहित्य में सरहप्पा, कन्हप्पा, सिद्ध साहित्य के भी कुछ रचनाकारों में आपको पुरानी हिंदी, मतलब हिंदी का, इस हिंदी का जो पुराना पुट दिखता है, पुराना रूप दिखता है, वो उसमें दिख सकता है। अब हम आते हैं तीसरी कड़ी, जो थी, हमने प्राचीन आर्य भाषा पढ़ लिया, मध्य आर्य भाषा पढ़ लिया। अब हम देखेंगे आधुनिक आर्य भाषा। ठीक है, आधुनिक आर्य भाषा। ठीक है, अपभ्रंश से ही निक्षित है ये भाषा। इसका पहला जो वर्गीकरण है वो हार्नले ने किया, अपभ्रंश से निक्षित है, से ही विकसित। तो कहीं ना कहीं जब हम इसका वर्गीकरण करेंगे तो अपभ्रंश से ही करेंगे। पहली बार जो प्रयास किया था वो हार्नले ने पहली बार इसका वर्गीकरण करने का प्रयास किया था। और तो पहली बार जो वर्गीकरण करने का प्रयास किया था वो किया था हार्नले। ये इंपॉर्टेंट नाम है, पूछा जा सकता है कि पहली बार आधुनिक आर्य भाषा का जो वर्गीकरण है वो किसने किया? तो हार्नले ने पहली बार वर्गीकरण किया। लेकिन हम आप जो पढ़ते हैं वो भोलानाथ
तिवारी, भोलानाथ तिवारी जी का वर्गीकरण है, उसके हिसाब से हमने हिंदी भाषा के वर्गीकरण को देखा है। इन्होंने क्षेत्रीय और संबंध अपभ्रंशों के आधार पर, कैसे? क्षेत्रीय मतलब क्षेत्रगत के आधार पर, जैसा कि हमने जब देखा था वहां पे सौर सेनी और मागधी, अर्धमागधी, जो तमाम वर्गीकरण हुए थे वो कहीं ना कहीं क्षेत्रों के आधार पे किए थे। तो भोलानाथ तिवारी ने उसी आधार पर वर्गीकरण किया। तो हम ये वर्गीकरण देखते हैं कि आधुनिक आर्य भाषा का वर्गीकरण कैसे होता है। ये है आपके अपभ्रंश, और यहाँ हम लिख रहे हैं आपकी आधुनिक आर्य भाषा, हिंदी, हिंदी या आधुनिक आर्य भाषा, आप दोनों ले सकते हैं इसमें। ठीक, अब हम देखते हैं कौन सी आर्य भाषा निकलती है। पहले कौन सा अपभ्रंश है? सौर सेनी अपभ्रंश। अब इससे कौन कौन सी हिंदी निकलेगी? इससे निकलेगी आपकी पश्चिमी हिंदी, ठीक है, पहाड़ी, गुजराती, राजस्थानी, ये जो है आपकी शौर सेनी अपभ्रंश से इतनी भाषा निकलेंगी। उसके बाद आता है मागधी, मागधी से क्या निकलती हैं? इससे निकलेगी बिहारी, बंगला, असमी, उड़िया, ठीक है। अब अगला आएगा अर्धमागधी, इससे आपकी निकलती है पूर्वी हिंदी। ठीक, ये तीन तो ज्यादा अधिक इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा कुछ और अपभ्रंश थे, वो भी महत्वपूर्ण है, जिसमें है महाराष्ट्री और पैशाची। तो महाराष्ट्री से क्या निकलते हैं? मराठी, और पैशाची से आपका सिंधी या लहंदा। ये भाषाएं आपकी किससे निकली हैं? ठीक है, तो ये आप देख सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट या ग्राफ ले सकते हो। इसी का विभाजन हरदेव बाहरी ने भी किया है। हरदेव बाहरी विभाजन सिंपल तरीके से उन्होंने किया है, एक हिंदी तर और दूसरा हिंदी। तो हिंदी में उन्होंने पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी और क्या कहते हैं पहाड़ी और गुजराती को ले लिया है, राजस्थानी को ले लिया है, अन्य सभी को अलग कर दिया है। ठीक है, ठीक। अब हम इनके बारे में डिटेल से पढ़ते हैं, आपकी हिंदी के बारे में हम डिटेल से पढ़ते हैं। देखो, मैं सभी ग्राफ के तौर पे आपको समझाने का प्रयास कर रही हूँ, क्योंकि ये तो एक फाउंडेशन बैच है, हम एकदम फाउंडेशन मेंटेन कर रहे हैं अभी आपका हिंदी साहित्य जो यूजीसी नेट का है उसके सिलेबस के लिए। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें इसमें हैं जो आएंगी भी, और बहुत सारी कुछ चीजें शायद छूट भी जाए, उनको हम अपने जो सेशन चलाएंगे, बैच चला रहे हैं, उसमें आप जब क्वेश्चन पूछेंगे, जब पेपर उसमें डिस्कस करेंगे, तो उनको सभी चीजों को उसमें हम लेते चलेंगे। ठीक, अभी हम वापस से आते हैं हिंदी की बोलियों पर। ठीक, देखो बहुत किताब देखोगे तो हो सकता है कि चीजें छूट भी रही हूँ, लेकिन जब आप सिलेबस देखोगे, जो सिलेबस है
हिंदी साहित्य यूनिट फर्स्ट का, तो सिलेबस को मैं पूरी तरीके से लेकर के चल रही हूँ। बहुत फालतू चीज़ें पढ़ने की भी बहुत ज़रूरत नहीं होती है कि तुमने ढेर सारा पढ़ लिया, रट लिया, लगातार रटते जा रहे हो, लेकिन उसका कोई रिजल्ट ना निकले। तो सेलेक्टिव देखो, हम यूनिट के फर्स्ट के मैक्सिमम पोर्शन को पूरा कवर करते चल रहे हैं। अब आते हैं हम हिंदी की बोलियां, जिसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, हमने पहले ही देखा, सौरसेनी, अर्धमागधी और मागधी, ये तीन अधिक इंपॉर्टेंट हैं। अब सौरसेनी के भी विभाजन है कई, हम देखेंगे जिसमें हिंदी का जो योगदान है वो है आपका पश्चिमी हिंदी, ठीक है, राजस्थानी और पहाड़ी और गुजराती, ठीक। तो यहाँ पर हम 4 देखते हैं। पश्चिमी हिंदी को हम 2 भागों में विभाजित करेंगे, एक तो है अकार बहुला और दूसरा है ओकार बहुला, ठीक। अकार जिसका सिंपल अ से होती है, जिसका अंत होता है, अभी हम देखते हैं इसमें, जिसमें पहली आती है कौरवी, इसे खड़ी बोली भी कहते हैं, ठीक है। दूसरी है दक्षिणी, तीसरी है हरियाणवी, ठीक है। हरियाणी को लठमार बोली भी कहा जाता है। और ओकार बहुला है या उकारांत बहुला है आपकी ब्रज भाषा, ठीक है, ब्रज लिख रही हूं यहाँ पर। अगली है बुंदेलखंडी और कन्नौजी, ठीक है। ये आपके पश्चिमी हिंदी आ गई। राजस्थानी में क्या आता है, राजस्थानी में है, 4 भाग में पूरा डिवाइड कर दिया है पूरे राजस्थान को। उसमें क्या है, जयपुरी, मारवाड़ी, मेवाती, मालवी, जय मार मेवा माल, इसको हम लोग इस तरीके से याद करते थे। पहाड़ी में 2 है, कुमाऊनी और गढ़वाली, ज्यादा प्रचलित है, कुमाऊनी और गढ़वाली, ठीक है। गुजराती में गुजराती। ये हो गई आपके सौरसेनी अपभ्रंश से निकली हिंदी की बोलियां। अब हम आते हैं आपके अर्धमागधी। अर्धमागधी में है अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, ए बी सी, तो हम इस लोग इसको ABC से भी याद करते थे, ठीक है। मागधी में आपके आते हैं भोजपुरी, मगही, मैथिली, ठीक है, भोजमेमा, ठीक है। इस तरह से हम लोग फॉर्मूला बना करके याद रखते हैं। देखो फॉर्मूले जितने बनते हैं वो आप लोग अपने हिसाब से बना सकते हो, जो आपको याद हो, जैसे भी आपको याद हो, कोई इसका ट्रिक अलग से दूसरे से पूछने की जरूरत नहीं है। जो भी फॉर्मूला आपको याद रखो अपने मन में रखो, जरूरी नहीं है कि वो सबको बताओ, जिस तरीके से आप ट्रिक्स बना सकते हो उस तरीके से ट्रिक्स बना करके आप याद कर सकते हैं। इसको आप अपनी सुविधा के लिए स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। अब चूंकि ये सारी भाषाएं हैं, किन किन जगहों पर बोली जाती हैं, प्रश्न ये भी पूछता है अधिकतर। तो मैं अब आपको पूरा यूपी का उत्तर प्रदेश के नक्शे के साथ बताने वाली हूँ। एक बार अगर आपने अच्छे से समझ लिया तो आप कभी नहीं भूलोगे।
ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। ठीक, हम बनाते हैं यूपी का मैप। यूपी का मैप आप अपने दिमाग में ध्यान रखें तो बहुत एग्जैक्ट एक्यूरेट नहीं बनेगा, तो आलोचना प्रति आलोचना की जरूरत नहीं है। मैं एक ऊपरी रूपरेखा जैसा बना रही हूँ, आप देख सकते हो कि लगभग ऐसे ही होता है। ठीक है, ठीक, थोड़ा बहुत गलतियां हो सकती हैं इसमें, लेकिन लगभग एक सामान्य रूप से जो होता है वो ऐसे ही होता है। यहाँ थोड़ा सा लिखा, ठीक। अब एक पूरी आकृति अगर आप यूपी के मैप को देखोगे तो हम में कौन कौन सी बोलियां जो यूपी में ज्यादातर बोली जाती हैं, अगर उसको देखना है, कौन सी है पहले आप देखोगे, कौरवी। कौरवी मतलब खड़ी बोली, ठीक है। हमने इसको एक सिंबल दे दिया, हम इस कौरवी को एक सिंबल दे रहे हैं, वो है स्टार। ठीक, अगली है ब्रजभाषा, इसको भी हम एक सिंबल दे रहे हैं से गोला। ठीक, नेक्स्ट आपकी जो आएगी वो है बुंदेली। ठीक है, इसको भी हमने बी लिख दिया। ठीक, आपको दिख रहा होगा। नेक्स्ट जो आपका जो सिंबल है वो आएगा कन्नौजी। कन्नौजी, कन्नौजी को हमने भी एक सिंबल दे दिया, वो है, हम ब्रज को ये सिंबल देते हैं और कन्नौजी को ये सिंबल देते हैं। ठीक, ये 4 भाषाएं जो आपके आएंगी, ऊपर साइड में आएंगी यूपी के। इसके बाद जो अगली है इम्पोर्टेंट है, वो है अवधी, मध्य क्षेत्र की भाषा वो है अवधी, इसको हम सिंपल ए से ही लिखेंगे। इसके बाद अगली आती है वो है भोजपुरी, भोजपुरी जिसको हम हैशटैग से देखेंगे। और इसके बाद अगला जो है वो है बघेली, बघेली इसको हम यू से देखेंगे। ठीक, अब चूंकि मैप आपके सामने है और हमने भाषा दिखा दी है क्या, अब अगर आपको यूपी का मैप अगर पता है, यूपी के डिस्ट्रिक्ट के बारे में पता है, जिला, थोड़ा सा ज्योग्राफी अगर आपके दिमाग में है, देखो मैं हमेशा कहती हूँ कि हिंदी पढ़ने के लिए केवल हिंदी नहीं पढ़ना है, हिंदी पढ़ने के लिए आपको इतिहास की भी थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए, थोड़ी ज्योग्राफी की भी नॉलेज होनी चाहिए, तब आप थोड़ा सा हिंदी को और अच्छे से समझ पाओगे। तो हम देखते हैं कि ये जो बेल्ट है ये है दिल्ली से लगा हुआ, ठीक है। यहाँ की भाषा अगर आप देखो, क्या यहाँ पे मेरठ, सहारनपुर, यहाँ पे कौन सी भाषा बोली जाती है, कौरवी मतलब खड़ी बोली। यहाँ पे आप हम स्टार निशान देते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये जो इतना इलाका है ये आपका स्टार निशान के लिए है। उसके बाद जो आपका आता है वो है ये पूरा बेल्ट जो है मथुरा, सहारनपुर वाला, ठीक है। यहाँ पे आपकी कौन सी आती है, कन्नौजी, मतलब यहाँ पे जो हम देखेंगे वो है आपका कन्नौजी। उसके बाद हम क्या देखते हैं, आता है आपका मथुरा, आगरा। ठीक, यहाँ आप फिर आएगा आगरा, मथुरा, ठीक है। यहाँ पे आपके मैनपुरी है, एटा है, ठीक। अब मथुरा, मैनपुरी, एटा में क्या बोली जाएगी, यहाँ पे क्या है, ब्रज। हमने इसको ब्रज को आपका प्लस का निशान दिया था, तो हम यहाँ पे प्लस है, ठीक है। अब देखो ये जो क्षेत्र है ना, यू यहाँ कहीं से ना कहीं से लगा हुआ है, देखो बाहर से, यहाँ से अब आपका भरतपुर जो है वो राजस्थान का इलाका जुड़ जाएगा, यहाँ पे भरतपुर है, इसलिए अक्सर भरतपुर में प्रश्न पूछ लिया जाता है, जो
किनारे के लगे हुए हैं ना भाषा में, उसके प्रश्न बहुत जल्दी पूछते हैं। भरतपुर, ठीक है, यहाँ पे लगा हुआ है, फिर पूछ लेगा कि भरतपुर की भाषा क्या है, तो आप क्या बताओगे? आप देख सकते हो कहाँ से सटा हुआ है, क्या है लगा हुआ है, वही भाषा आपकी पड़ेगी। ठीक है, अब चूंकि एक हम यहाँ पर ये भूल रहे हैं, शायद मैंने इसको बड़ा बना दिया है, आप इसको सही कर लोगे। ठीक है, यहाँ पर ये आएगा। ठीक है, आप इसको यहाँ से देखोगे। अब हमारा ये जो पूरा इलाका है वो है झांसी, ललितपुर, ठीक है, ये पूरा इलाका है। बांदा नहीं, बांदा का ललितपुर, ये पूरा उसका इलाका है। अब यहाँ की बोली आपकी क्या आ जाएगी? यहाँ पर आप देख सकते हो ये पूरा बुंदेलखंडी बेल्ट है, ये पूरा बुंदेलखंडी बेल्ट है। तो यहाँ पे आपको क्या दिखाई देगा? बी। यहाँ आप देख सकते हो जितनी भी आपको डिस्ट्रिक्ट इस क्षेत्र में मिलेगी, यहाँ पे जितना मिलेगा सब जगह आप पे आपको लिख देना कौरवी, जितना भी यहाँ पे आपको मिलेगा। और यहाँ पे कन्नौजी, यहाँ पे कौरवी, जो डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर आसपास मिलता जाएगा। कभी कभी ऐसा होता है एक डिस्ट्रिक्ट में दो तरह की बोलियां दोनों दिखाई पड़ती हैं। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, लेकिन जो मेन डिस्ट्रिक्ट है, मेन इलाका है जिसके आसपास, वो आप यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, हमने देखा बुंदेली। अब इसके बाद जो मेन जो यहाँ बेल्ट आता है, आपने देखा होगा, तो ये बेल्ट कौन सा है? अवध प्रांत है। यहाँ पे क्या है? ए। ए यहाँ लखीमपुर है, लखीमपुर है। यहाँ बाराबंकी, ये है आपका अवध, लखनऊ। ठीक, यह है लखनऊ। यहाँ पे आपका आता है सुल्तानपुर, फिर यहाँ इलाहाबाद, यहाँ पे सब सब अवध बेल्ट का है। ठीक, उसके बाद जो इधर आपका किनारे आ जाता है, जहाँ यहाँ पे है बस्ती, गोरखपुर, बलिया, क्योंकि ये इलाका लगा हुआ है किससे? बिहार और भोजपुर से। तो यहाँ पे क्या बोली जाएगी? ये है आपकी भोजपुरी। यहाँ पे जो भी मिलेगा वहां पर आपको भोजपुरी बोली जाएगी। ठीक, अब क्या बच गया? अब बचता है हमारा ये पूरा बघेलखंड का इलाका। ठीक, बघेलखंड में क्या बोली जा रही है? हमारी बघेली। तो यहाँ पर आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, जैसे सोनभद्र वगैरह, वहां पर वहां पे आपके बघेली यू। तो ये शॉर्टकट का तरीका है, आप समझ लोगे तो वो समझ में आ जाएगा। अगर हम इसको ऐसे एरो से डायनोट करें तो आप देखोगे सबसे पहले यहाँ पर आपको, हम ये आप चिन्ह याद रखें, यहाँ सबसे पहले आपको स्टार मिलेगा, स्टार के बाद आपको मिलेगा सर्किल, सर्किल के बाद आपको मिल रहा है प्लस का चिन्ह, प्लस के बाद आपको मिलेगा, अगर आप नीचे जाएंगे तो नीचे मिलेगा आपको P और ऊपर इसको मिलेगा A। उसके बाद आपको इसके बगल मिलेगा ये हैशटैग का चिन्ह और इसके नीचे मिलेगा U। ठीक, तो इस तरीके से ये पूरी यात्रा तय करती हुई पूरा यूपी का मैप में जाता है। अगर आपको ये चीज याद है और आपको एक दो डिस्ट्रिक्ट भी याद है ना, जो मेन इलाका है जहाँ पे वो बोलियां बोली जाती हैं, उसके पास अगर आसपास आपने देख लिया तो आपको पूरा जो बोलियां हैं किस प्रदेश में बोली जाती है, किस डिस्ट्रिक्ट में कौन सी बोली जाती है, ये बोली पूरी तरीके से कवर हो जाएगी और बहुत सारा कंफ्यूजन दूर हो जाता है। तो इसको आप देख सकते हैं, पूरा मैप देख लो यूपी का और उसके अकॉर्डिंग अपने से बनाने की कोशिश करो। मैं आपसे ग्रुप पे भी मैप शेयर कर दूंगी, आप उसको देख सकते हो। ठीक, तो इसका स्क्रीनशॉट लेना है ले लें। ठीक, अब हम बढ़ते हैं आगे। अगला जो आपका यूनिट में इम्पोर्टेंट बन रहा है वो है खड़ी बोली, अवधी और ब्रज।
खड़ी बोली, अवधी और ब्रज। ठीक, तो हम यहाँ पर पढ़ेंगे तीनों के बारे में पैरेलल। और ब्रज। ठीक, तीनों की ही अपनी विशेषता है, तीनों ही इम्पोर्टेंट है हिंदी साहित्य में, हिंदी भाषा के में, वो तीनों का अपना अपना ज्यादा योगदान है। सबसे पहले हम आते हैं खड़ी बोली की तरफ। खड़ी बोली को आज के समय में मानक भाषा भी, मानक बोली के तौर पे भी जानते हैं। इसको हम कौरवी भी कहते हैं। खड़ी बोली को हम एक और नाम है जिसका कौरवी भी कहते हैं, और इसे मानक भाषा के रूप में भी जाना जाता है। पर निश्चित भाषा कहा गया इसे। भाषा और किसने कहा? गिलक्राइस्ट ने। पर निश्चित भाषा किसने कहा? गिलक्राइस्ट ने, भाषा वैज्ञानिक रहे हैं। इसकी उपबोली कौन कौन सी है? बोली है पूर्वी, कौरवी, और चूंकि वो देखोगे आप एरिया जो हमने अभी डिस्कस किया है, तो बिजनौर के पास है, तो बिजनौरी जो है वो भी बोली जाती है। और पहाड़वी करके बोली जो है, जो भी इनकी पहाड़वी या पहाड़ ताली कहते हैं, पहाड़ ताली जो है वो आपके खड़ी बोली की ही बोली मानी जाती है। इसका एरिया क्या है, कहाँ कहाँ बोली जाती है, हमने ऑलरेडी अभी डिस्कस कर लिया। ठीक, अब हम आते हैं अवधी पर। अवधी हमारे हिंदी साहित्य में खासकर भक्ति काल में बहुत प्रचलित रही है, बहुत इंपॉर्टेंट भाषा रही है। अवधी किसकी भाषा है? अवधी है राम भक्ति की भाषा, शाखा की भाषा जो है वो अवधी रही है। अवधी मतलब अवध, अवध मतलब अयोध्या। ठीक है, अयोध्या किसका जन्मस्थली है? श्री राम की जन्मस्थली है। तो अवधी जो है वो राम भक्ति शाखा की भाषा रही है। इसके प्रसिद्ध जो कवि हैं वो हैं तुलसी। तुलसी ने पूरी रचना जो है रामचरितमानस की है उसमें। जायसी, जायसी भी जो थे वो, तुलसी जो है वो थोड़ी सी गवई हिंदी, एक ठेठ हिंदी, ठेठ अवधि में रचना करते थे। और जायसी की जो अवधि रहती थी वो थोड़ी सी परिनिष्ठित, थोड़ी क्लिष्ट जो अवधि है उस प्रकार का यूज करते थे। अगला है, इसका अवधि का एक उपनाम है जिसको हम बैसवाड़ी, बैसवाड़ी नाम से भी अवधि को हम जानते हैं। ठीक, बहुत सारी रचनाएं हैं। आपको अब हम धीरे धीरे जब आगे पढ़ेंगे तो हम और फिर दोबारा हम अवधी भाषा के बारे में और ब्रज भाषा के बारे में डिटेल में उस समय जानेंगे। ठीक, अब हम आते हैं ब्रज भाषा। देखो क्षेत्र सबका आपको पता है, क्षेत्र हमने इसका भी डिस्कस कर लिया है, और क्षेत्र हमने इसका भी डिस्कस कर लिया है। ठीक, अब हम आते हैं ब्रज। ब्रज का क्षेत्र भी डिस्कस कर लिया है। और ब्रज जो है आप देखोगे, ब्रज मतलब गायों का समूह। गायों का समूह कौन? गौ पालन करने वाले। ग्वाले मतलब श्री कृष्ण, श्री कृष्ण की मतलब कृष्ण भक्ति शाखा की। और साथ में ब्रज रीतिकाल की सर्वोत्तम भाषा बनकर के भी निकल करके आती है। सर्वोत्तम भाषा है। ठीक, मुख्य कवि हैं वो हैं सूर नंददास, सूरदास नंददास। तुलसी ने भी अपनी रचनाएं की है, तुलसी जी ने भी इसमें रचनाएं की है। रहीम, रहीम बिहारी, इन सभी ने अपनी रचनाएं जो है ब्रज में की हैं। और बहुत सारे कवि हैं जिन्होंने ब्रज भाषा में अपनी रचनाएं की हैं। इसका बंगाली रूप है ब्रजबुली, वो भी ब्रज भाषा का ही बंगाली रूप कहीं ना कहीं देखा और कहा जा सकता है, आप देख सकते हैं। इसके अलावा
उपबोलियों में इसकी बोलियां प्रसिद्ध हैं और वो प्रश्न पूछा जा सकता है इससे। भुक्सा, भुक्सा, अंतर्वेदी और डांगी। इसके अलावा और भी है, इसके अलावा और भी कुछ बोलियां हैं, लेकिन ये ज्यादा प्रचलित बोलियां हैं। ये आपकी ब्रजभाषा की उपबोलियां भी हैं। ठीक, तो ये देख सकते हो खड़ी बोली अवधि और ब्रजभाषा का जो सामान्य विकास और उसकी विशेषता है। ठीक है, तो ये अब तक का जो हो गया हिंदी का व्यवहारिक स्वरूप। ठीक, आज हमने पूरा, अगर आप इकाई यूनिट 1 को अगर सिंपल तरीके से देखोगे तो इसमें दो ही भाग आपको समझ में आएंगे। पूरे तरीके के दो भाग हैं। पहला, जिसमें हमें उसके व्यवहारिक स्वरूप को पढ़ना है, जितना हमने आज पढ़ा आज के लेक्चर में। अब दूसरा जो स्वरूप आएगा वो हिंदी का भाषिक स्वरूप है, जिसमें हमें अपने अब हिंदी के संरचना को समझना है। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही है। हम दूसरी क्लास में इसके बाद के यूनिट 1 के दूसरे लेसन को लेकर, हम यूनिट 1 के दूसरे चैप्टर को लेकर के फिर से जल्दी से आएंगे। तब तक ये पढ़ें, तैयारी करें, और जितनी भी कंफ्यूजन है वो आप हमसे कमेंट सेक्शन में भी और ग्रुप में भी पूछ सकते हैं। ठीक है, शुभकामनाएं।